जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पॉलिटी स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो पॉलिटी में आज हमारी तीसरी क्लास है ना। तो मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया पॉलिटी में। सबसे पहले हमने देखा था कि भाग एक है ना, हम डायरेक्टली हम संविधान ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, संविधान सभा और ये सब बाद में पढ़ेंगे। तो मैंने भाग एक आपको कंप्लीट करा दिया। भाग एक देखो मैंने बैकग्राउंड कैसे लिया है, नए एक्सपेरिमेंट। भाग एक पढ़ा दिया। ठीक है, भाग एक में कितने आर्टिकल है? 4 है। 4 आर्टिकल है, 1 2 3 4, यानी कि 1 से लेकर 4 तक कितने हैं भाग एक में। इसका नाम क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एड इट्स टेरिटरी। ठीक है, आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि यूनियन है, इससे कोई भी अलग नहीं हो सकता। आर्टिकल 2 कि संसद को अधिकार है कि जो हमारे राज्य क्षेत्र है, यानी कि हमारे भारत की सीमा के बाहर से अगर किसी को हमारे भारत में मिलाना है तो उसको मिला सकती है। इसका एग्जाम्पल है सिक्किम का। ठीक है, आर्टिकल 3 में क्या कहता है कि संसद को अधिकार दिया गया है कि वो जो राज्य हमारे भारतीय सीमा के अंदर हैं उनकी सीमा में, यानी कि उनकी सीमा में उनके नाम में फेरबदल कर सकती है, चेंज कर सकती है। ठीक है, और इसके लिए संसद को उस राज्य की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। भाग ये आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कि जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी, यानी कि बाहर से किसी राज्य को अपने देश में मिलाएगी या अपने राज्यों में एक राज्य से 2 बनाएगी या 2 से 1 बनाएगी, किसी का नाम बदलेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूर्व अनुमति से काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके बाद फिर हमने पढ़ा था क्या कि अखंड भारत के बारे में, कैसे कैसे हमारे भारत जो आज आप नक्शा देखते हैं भारत का, वो कैसे कैसे बना। ठीक, अफगानिस्तान 1893 में अफगानिस्तान अलग हो गया। 1935 में म्यांमार यानी कि बर्मा, उस टाइम पे बर्मा था, म्यांमार है, वो अलग हो गया। 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया। फिर 552 देसी रियासतों को एक साथ किसने मिलाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी सहायता, इनकी हेल्प किसने की थी? वीपी मेनन और माउंटबेटन ने। ठीक है, फिर इसमें हमने 3 राज्य पढ़े थे जो कि भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। कौन कौन से? जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। वो कैसे कैसे मिले हमने वो देख लिया। फिर फाइनली जब पूरा हमारा देश बन गया तो हमारे देश को 4 भागों में बांटा गया, ए बी सी डी 4 राज्यों में बांटा गया। ठीक, लेकिन इसका विरोध हुआ और इसके बाद फिर आयोग बने जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही। ठीक है ना। तो 2 आयोग ने तो मना कर दिया, एस के धर आयोग और दूसरा जेवीपी समिति। ठीक, लेकिन फाइनली जो इस पर कानूनी मान्यता दिलाई भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की, ठीक है ना, लैंग्वेज के बेस पर। ठीक, तो वो किसने दिया था? फजल अली आयोग ने। किसने कराई थी? फजल अली आयोग। ठीक, उसने फिर क्या बनाई? फजल अली आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इसके लिए संविधान में 7वां संशोधन कराया गया 1956 को, 7वां संशोधन 1956 को। ठीक, इसमें एक पॉइंट रह गया था बताना, पेप्सू का पुनर्गठन। पेप्सू, ये तो 14 राज्य बन गए, ठीक है, लेकिन एक राज्य था पेप्सू, PEPSU, पेप्सू। पेप्सू की फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। लिख देती हूँ, चलो, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। ठीक है, ये है पेप्सू की फुल फॉर्म। तो इसमें क्या था भाई? इसमें भी जो पेप्सू था, पेप्सू ऐसा था, काफ़ी बड़ा था ये। ठीक है, ये ऊपर का छोड़ देते हैं, ऊपर हमें मतलब नहीं है क्योंकि जगह भी नहीं है। ठीक है, ऊपर समझ लो ये है, यानी कि हमारा भारत है। तो यहाँ पे तो है पंजाब, पंजाब को तो लोकेशन सबको पता है भाई, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर यूपी है, ऊपर ये वाला जगह यहाँ पे उत्तराखंड है। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया था ये पेप्सू था, यानी कि हिमाचल प्रदेश वाला एरिया भी पेप्सू के अंडर आता था, हरियाणा का एरिया भी पेप्सू के अंडर में आता था, चंडीगढ़ भी पेप्सू में आता था, और पंजाब तो था ही। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपको पता चल रहा है क्या? पंजाब है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन।
तो इन्होंने भी कहा कि देखो हमारा जो पेप्सू है वो भी काफ़ी बड़ा है, इसको भी आप टुकड़ों में तोड़ो, क्योंकि इसमें पंजाबी बोलने वाले भी हैं, है ना, पंजाबी बोलने वाले भी हैं, और दूसरा कौन है, हिंदी बोलने वाले भी हैं, और हिमाचल प्रदेश में तो उसमें पूरा पहाड़ी इलाका है। तो इस बेस पर फिर इससे पेप्सू से फिर शाह आयोग की सिफारिश, फिर क्या बना इसके लिए, शाह आयोग बना, शाह आयोग, ठीक है। शाह आयोग की सिफारिश पर, शाह आयोग की सिफारिश पर, शाह आयोग की सिफारिश पर क्या हुआ, 18वां संविधान संशोधन हुआ 1966 को। कौन सा, 18वां संविधान संशोधन हुआ 1966 को, और इसको पेप्सू को 4 भागों में तोड़ दिया गया, ठीक है, 4 भागों में तोड़ दिया गया। तो 4 भाग कौन कौन से, जो पंजाबी बोलने वाले थे उनके लिए क्या बना, पंजाब बना, उनका क्या बना, पंजाब बना। हिंदी बोलने वालों का हरियाणा बन गया, ठीक है, और जो पहाड़ी इलाका था उसका हिमाचल प्रदेश बन गया, हिमाचल प्रदेश बन गया, ठीक है। और एक जो इस एक बन गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या, चंडीगढ़ है, ठीक है ना, तो चंडीगढ़ बन गया। ये 4 किससे टूटे, पेप्सू से टूटे, ठीक है ना। तो ये जब मैंने आपको अखंड भारत पढ़ाया था तो ये स्किप हो गया था, ये रह गया था, ठीक है। फिर आगे हम नागरिकता पे चलते हैं, नागरिकता में पढ़ा रही थी आपको, ये क्लियर है ना। तो पेप्सू का पुनर्गठन कब हुआ, 1966 को, शाह आयोग की सिफारिश पर, और इससे टूटकर जो 4 राज्य बने वो ये चारों हैं, ठीक। आई थिंक बैकग्राउंड से कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होगी, साफ दिख रहा है, बैकग्राउंड से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, ब्लैक ही ब्लैक रह गया वरना, ठीक। अब आ जाओ, अब हम चल रहे थे कि किस पे, नागरिकता पे, भाग 2 पर आ गया था हमारे, भाग 2, नाम क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 1 हमारा किस पे खत्म हुआ था, 4 पे, आर्टिकल 4 पे। ये कहाँ शुरू हुआ था, 5 से, तो इसमें आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11, ठीक। अब करते हैं इनको रिवाइज, आर्टिकल 5 से 11 क्या क्या था, पढ़ा दिया था तो मैंने, देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक। अब इन आर्टिकल को देखो, आर्टिकल 5 में क्या था, आर्टिकल 5 में था कि जब ये मैंने आपको समझा दिया था कि ये उस टाइम के लिए नागरिकता थी जब हमारा देश में क्या हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था, भारत पाकिस्तान को अलग किया जा रहा था, ठीक। तो आर्टिकल 5 में कहा कि जितने लोग भारत के अंदर रह रहे हैं उन सबको नागरिकता मिली जाएगी। आर्टिकल 6 में कहा गया जो पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन वो क्या है, संविधान बनने से पहले आ जाए, ठीक है, बाद में आएंगे तो फिर थोड़ा सबको नागरिकता मिली जाएगी, संविधान बनने से पहले आ जाए तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 7 में कहा गया जो भारत से पाकिस्तान चले गए और दोबारा से वापस आ गए, ठीक है ना, आर्टिकल 7 में उनको नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 8 में कहा गया है अगर आप विदेश में घूमने के लिए जाते हो, पढ़ने के लिए जाते हो या नौकरी करने के लिए जाते हो तो आपकी नागरिकता ख़त्म नहीं होगी, ठीक। आर्टिकल 9 कहता है, आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आपने किसी और दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता खुद से ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। भारत की नागरिकता से आप वंचित हो जाओगे, भारत की नागरिकता नहीं रहेगी, ठीक। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम ना कर दो। आर्टिकल 11 क्या कहता है, नागरिकता संबंधी जो क्या है अधिकार हैं वो संसद को दिए गए, यानी कि संसद ही आपकी नागरिकता देगी, वो संसद ही आपकी नागरिकता छीन सकती है, क्लियर। तो 5 से 11 हमने पढ़ लिया था। अब ये जो 3 आर्टिकल हैं इनमें दी नागरिकता से रिलेटेड चीज़ें कि किस किस को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन ये है कब की, पार्टीशन के टाइम की। अब उसके बाद जो लोग आएंगे जिनको नागरिकता चाहिए, है ना, उनको किस तरीके से नागरिकता मिलेगी, उसके लिए फिर अलग से एक एक्ट बनाया गया 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट 1955, क्लियर। तो इसको मैं रेस कर दूं, सिटीजनशिप एक्ट 1955, 1986, ठीक है। सॉरी, देखो इसको भी
हमें क्या पढ़ना है, नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। कितना बुरा लिखा मैंने, कोई बात नहीं। सिटीजनशिप एक्ट 1955, देखो ये जो है सिटीजनशिप एक्ट है, इसके ये क्या है, ये टेक्निक बताता है, यानी कि एक विधि बताता है आपको नागरिकता कैसे कैसे मिलेगी। तो इसमें 5 विधियां हैं। इसमें कितनी विधियां हैं, 5। सबसे पहले है जन्म से, जन्म के आधार पर, ठीक है। दूसरा है वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर और वंश के आधार पर। तीसरा है पंजीकरण से, पंजीकरण, पंजीकरण से। चौथा है देशीकरण से, देशीकरण, देशीकरण से। और 5वां है अर्जित भूमि, अर्जित भूमि, ठीक, अर्जित भूमि। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं क्या है। देखो, जो जन्म के आधार पर नागरिकता मिली जाएगी, जन्म के आधार पर जो नागरिकता मिलेगी वो उन सब लोगों को जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी जिनके माता पिता भारतीय नागरिक हैं। यानी कि इसका एग्जांपल है हम सब, हम सबको सिटीजनशिप, यानी कि अगर हमें नागरिकता खुद मिल रही है सबको, ठीक है ना। आपने क्या नागरिकता लेने के लिए कुछ अलग से कुछ किया है? नहीं, अपने आप या बड़े होते हैं, आपका आधार कार्ड बन जाता है, पैन कार्ड बन जाता है, आराम खुद से खुद बन जाता है। तो क्यों बन जाता है, क्यों हैं आप हमारे यहाँ के सिटीजन, देश के, भारत के सिटीजन? वो कैसे बन जाते हैं, वो इस हिसाब से। तो जन्म के आधार पर, यानी कि जिनका जन्म भारत में हुआ है और उनके माता पिता भी भारतीय हैं, तो उनको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। तो जन्म के आधार पर, इसका एग्जाम्पल है हम सब, हम सभी, ठीक है। समझ आ गया होगा? बस खुद को दिमाग में लेके चलो कि हमें सिटीजनशिप, हमें नागरिकता कैसे मिली है। हमारे पेरेंट्स भारतीय हैं, ठीक है, हमारा जन्म भारत में हुआ है, इसलिए हमें नागरिकता मिल गई, ठीक है। इसलिए हमें क्या मिलेगी, नागरिकता मिल गई। आर्टिकल जो सेकंड टाइप है इसका सिटीजनशिप एक्ट का, यानी कि वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर ऐसा है, देखो यहाँ पे तो जन्म होना चाहिए भारत के अंदर, लेकिन ऐसा भी हो, अगर सपोज करो कि किसी का जन्म भारत में ना हुआ हो, भाई किसी का जन्म ऐसे भी तो होता है, कोई घूमने गया हो, ठीक, और वहाँ पे भाई हो सकता है कुछ टाइम के लिए ना, उस टाइम पे भारत में ना हो पेरेंट्स, है ना, या माँ, स्पेशली माँ भारत में ना हो और उसका जन्म किसी दूसरी कंट्री में होगा, तो क्या उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी? बताओ, यहाँ पे कंडीशन है कि जन्म कहाँ हो, आपका भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ प्लस आपके माँ बाप कहाँ हो, भारतीय हो। लेकिन यहाँ पे है, अगर सोचो आपका जन्म कहीं और हो जाए, है ना, हमारे भारत के किसी बच्चे का जन्म कहीं और हो जाए, तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? उसको मिलेगी वंश के आधार पर, उसको मिलेगी वंश के आधार पर। तो इसमें पहले कहा गया था कि पिता क्या हो, जिसका पिता भारतीय हो, जिसका फादर क्या हो, भारतीय हो, और उसको, उसके बेटे को नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन फिर बाद में इसमें क्या हुआ भाई, अब वो ये हर चीज़ में कि लड़कियां तो पीछे नहीं रहनी चाहिए, है भी नहीं किसी भी फील्ड में, ठीक। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था कि जिसका पिता भारतीय हो, यानी कि फादर जिसका इंडियन हो, जिसका फादर इंडियन हो, उसके बच्चे को नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक। लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट किया गया था 1922 में, आई थिंक इसमें अमेंडमेंट किया गया था, हाँ 1992 में। अमेंडमेंट कब किया गया? 1992 में। और इसमें ऐड कर दिया कि जिसके पिता या माता, यानी कि दोनों में से कोई एक क्या हो, भारतीय हो। क्लियर हो गया? अब इसका एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एक तो बताया था सानिया मिर्ज़ा का, सानिया मिर्ज़ा इंडियन है ना। ये मैंने कब बताया था कि दोहरी, जब यानी कि हम जो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा तो भारत की ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल देते, प्रियंका चोपड़ा के और सानिया मिर्ज़ा का।
दोनों ने फॉरेनर से शादी की है, तो अगर वो वहाँ की नागरिकता ले लें, प्रियंका चोपड़ा अमेरिका की ले लें या फिर सानिया मिर्ज़ा पाकिस्तान की ले लें, तो हमारे यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब इन्हीं के सोचो, इन दोनों के बच्चे हैं ये लड़का लड़की जो भी एक एक है दोनों के, ठीक है, तो उनके बच्चों को यहाँ की नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी? भाई बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि इसमें 1992 में माता को भी ऐड कर दिया गया। वो भारत की नागरिक है, उन्होंने वहाँ किसी कहीं और की नागरिकता नहीं ली, वो इंडियन सिटीजन है। अब उनके बेटे को वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन इसमें भी एक बात क्या है, वो डिपेंड करेगा उस बच्चे पर, ठीक है। जब वो बच्चा बड़ा होगा, है ना, वो 18+ होगा, और अगर वो अपने जहाँ पे वो है अपने देश की नागरिकता ले लेगा, तो भारत की ख़त्म, बिल्कुल, ठीक है। अगर वो भारत की लेना चाहेगा तो ले सकता है, क्लियर। ऐसे बहुत सारे हैं वंश के, जैसे कितने सारे क्रिकेटर्स हैं, मैक्सिमम क्रिकेटर ने फॉरेनर से शादी की है। अगर हम फादर वाला एग्जांपल लें तो मैक्सिमम क्रिकेटर ने फॉरेनर से शादी की है, तो क्या उनके बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, वंश के आधार पर मिलेगी। जैसे वो है अभी जो हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्या क्रिकेटर है, उसने शादी की है सर्बिया की लड़की से, है ना, सर्बिया की कोई मॉडल वगैरह है, उससे शादी की है। युवराज सिंह की तो वो तो बहुत फेमस है, हेजल, युवराज सिंह की वाइफ, उसमें भी आई थी कपिल शर्मा शो में, और बॉडीगार्ड मूवी में भी है, वो भी मॉडल है। वो है ब्रिटेन की, हेजल किची नाम है उसका, युवराज सिंह की। तो और क्या है, और भी बहुत सारे हैं, जो वो नहीं है पठान, इरफान पठान की भी जो वाइफ है वो कहाँ की, वो है अरेबिक, उसका नाम है सफ़ा करके कुछ है, सफ़ा बेग, क्या नाम उसका, सफ़ा बेग। खैर इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सफ़ा बेग नाम है, सऊदी अरेबिया की, इरफान पठान की वाइफ। तो इन सब को क्या होगा, इन सबको भारत की नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी? इनके बच्चों को, ये तो हैं ही, इनके बच्चों को नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। किस आधार पर? वंश के आधार पर। बात क्लियर? तो जन्म के आधार पर उन्हें मिलेगी जो जिनका जन्म भारत में हुआ हो और जिनके माता पिता क्या हों, भारतीय हों। भाई यहाँ पे माता पिता भी तो भारतीय होने चाहिए भाई। अगर ऐसा हो जाए, देखो इतने सारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, अब वो उनके बच्चों का जन्म अगर भारत में हो जाए तो क्या उसे नागरिकता मिल जाएगी? ऐसे तो वो फिर तो भैया पूरे कहते हैं ना, बहुत फिर तो सब जिनको यहाँ पे भारत की नागरिकता दिलानी, तो अपनी वाइफ को वहीं पे ला के पैदा करा देंगे अपने बच्चे कि इंडियन की सिटीजनशिप मिल जाएगी। नहीं, उनके पेरेंट्स को नागरिकता भारत की होनी चाहिए। समझ आ रहा है? यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, लेकिन ऐसे समझ रहा हूँ, मुझे लिखने में बहुत बुरा लगता है। देखो फिर से समझते हैं, जन्म के आधार पर मिलेगी। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके पेरेंट्स भी भारतीय हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता खुद मिल जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल हम सब हैं। वंश के आधार पर मिलेगी, आपका जन्म तो कहीं भी हुआ हो लेकिन आपके माँ या बाप में से कोई एक कहाँ का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल, माँ का एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, प्रियंका चोपड़ा और सानिया मिर्ज़ा का, और इतने सारे क्रिकेटर के जो नाम बताए, हार्दिक पांड्या, युवराज सिंह और शिखर धवन भी है ना, शिखर धवन भी है। तो इन सब के वंश के आधार पर मिलेगी इनके बच्चों को नागरिकता। ठीक, अब देखते हैं पंजीकरण से जो नागरिकता मिलती है। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सिटीजनशिप लेने के लिए। ठीक, तो पंजीकरण से नागरिकता मिलेगी सिर्फ राष्ट्रीय मंडल देशों को। राष्ट्रीय मंडल देशों को पंजीकरण से नागरिकता किसको मिलेगी? सिर्फ जो राष्ट्रीय मंडल कंट्रीज हैं, ठीक है, जो जिनके बीच कॉमनवेल्थ, इनको कॉमनवेल्थ बोलते हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं वो। तो ऐसे अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति किसी राष्ट्रीय मंडल देश का है और वो भारत में लगातार 7 साल से रह रहा है, कितने साल? 7 साल उसको लगातार भारत में रहना पड़ेगा, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लगातार कितने साल रहना पड़ेगा? 7 साल। ठीक है। अब कॉमनवेल्थ जो राष्ट्रीय मंडल देश होते हैं वो वे हैं जिन पर कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन रहा है, वही सब राष्ट्रीय मंडल देशों में आते हैं। तो भारत भी राष्ट्रीय मंडल देश है। क्लियर? तो यहाँ से इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि वो कहाँ को होना चाहिए? सिर्फ राष्ट्रीय मंडल देश का होना चाहिए, और भारत में कम से कम 7 साल तक वो रहा हो लगातार। ठीक है, ऐसा नहीं 6 महीने अब रह गया फिर छुट्टी को फिर कहीं और चला गया, ऐसा नहीं, लगातार 7 साल रहा हो। अब देखते हैं देशीकरण से। जो इंसान राष्ट्रीय मंडल देशों का नहीं है, जो राष्ट्रीय मंडल देशों का नहीं है, ठीक, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? उनको नागरिकता मिलेगी कि वो क्या करे, वो
उसकी कई सारी कंडीशन है, इसकी कई सारी कंडीशन है। पहली कंडीशन कि भारत में 10 साल नहीं 12 साल, ठीक है, 12 साल भारत में रहा हो। कितने साल? 12 साल। 12 साल वो भारत में रहा हो, भारत के प्रति सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सोचता हो, सकारात्मक सोच रखता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, ठीक। तीसरा क्या है कि वो किसी विज्ञान या कला के क्षेत्र में हो, ठीक है, विज्ञान या कला के क्षेत्र में हो। क्लियर? तो ये इनसे ऐसे अगर ये सारी कंडीशन वो फुलफिल करता है तो उसको देशीकरण के थ्रू हमें नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कि देखो इसमें है कोई एग्जाम्पल में ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक AR रहमान, कंफर्म नहीं है, छोड़ो, है ना, लेकिन ये टर्म्स समझो क्या है कि अगर वो 12 साल तक लगातार भारत में रहा हो। अब देखो कोई इंसान 12 साल तक भारत में है, 10 से 12 साल भारत में रह रहा है, तो क्या हमें पता नहीं चलेगा कि भारत के लिए उसकी सोच कैसी है? पॉजिटिव सोचता है या फिर कुछ ना कुछ वो टेररिज्म तो नहीं फैला रहा है ना, तो उसके हमें बिहेवियर का उसका पता चल जाएगा बिल्कुल, ठीक। तो इससे हमें तो कंटिन्यू रहने से ये पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर हम दूसरे देश के इंसान को नागरिकता देंगे तो उसमें कुछ तो क्वालिटी हो, तो उसमें क्वालिटी क्या हो, या तो वो विज्ञान यानी कि साइंस के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर रहा हो, ठीक, या फिर कला में हर चीज़ आ जाती है, यानी कि कोई एक्टर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, कोई प्लेयर हो सकता है किसी भी फील्ड का, ठीक है ना, कोई पेंटिंग बनाने वाला, है ना, इतने बड़े बड़े पेंटर होते हैं, आर्टिस्ट हो किसी भी तरह का। तो कला मतलब कि आर्टिस्ट कुछ भी उसको आर्ट आता हो, ठीक है, उसमें वो 100% है, उसमें निपुण हो, तो उसको क्या दे दी जाएगी? भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब अर्जित भूमि, बात क्लियर होगी ये वाली। अर्जित भूमि देखते हैं। अर्जित भूमि का मतलब है जो भूमि हमने अर्जित की है ना, यानी कि जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका सिक्किम का। हमने अपने भारत में किसको मिलाया? सिक्किम को। और एक बांग्लादेश का डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, उसको भी भारत में मिलाया, है ना, 1971 में कुछ हुआ था। तो मेन एग्जाम्पल अब सिक्किम को लेके चलो। सिक्किम को हमने भारत में मिलाया। अभी बताओ उन जो सिक्किम के रहने वाले लोग थे, अब उनको हम नागरिकता कैसे देंगे? क्या उनको इस वाले टर्म के हिसाब से मिल सकती है? या फिर जो हमने पहले पढ़ा था आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, उसमें कुछ था उनके लिए? नहीं। उनको वंश के आधार पर मिलेगी? क्या उनका कोई वंश भारतीय था? नहीं। उनको पंजीकरण से मिलेगी? क्या वो राष्ट्रमंडल के थे? नहीं। उनको देशीकरण से मिलेगी? क्या बेचारे अभी तो उन पर कब्जा, क्या कहाँ हुए, 12 साल से रह लेंगे, है ना, क्या वो करेंगे? या फिर फ्यूचर में भी अगर भारत किसी के ऊपर कब्जा कर ले, है ना, सपोज पाकिस्तान को हत्या ले, तो क्या होगा? तो उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? उनको ऐसी दे दी जाएगी। उनमें कुछ नहीं करना। अर्जित भूमि यानी कि जितनी हमने लैंड पर कब्जा किया है या जो हमारे भारत में शामिल हुआ है, अपनी मर्जी से हुआ हो या हमने ज़बरदस्ती किया हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो एग्जाम्पल सिक्किम, तो उसमें उस ज़मीन पर रहने वाले जितने लोग हैं उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। ये है अर्जित भूमि। तो जो नागरिक सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसके तहत 5 टाइप, समझ गए आप? ये तो मैंने सहायोग का बताया था आपको, ठीक है। देखो 5 टाइप है जन्म के आधार पर, जिनका जन्म भारत में हुआ हो और जिनके पेरेंट्स भी भारतीय हो, जैसे एग्जांपल है हम सब लोग हैं, ठीक। सेकंड टाइप क्या है? जन्म से उसके बाद वंश से, जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक। जन्म से, वंश से। तीसरा था पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन से, तो पंजीकरण से नागरिकता उसे मिलेगी जो क्या हो, कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल देश का हो और भारत में 7 साल तक रहा हो, ठीक। इसके बाद था देशीकरण। देशीकरण से उसको मिलेगी जो 12 साल भारत में रहा हो, प्लस वो भारत के लिए पॉजिटिव सोच रखता हो और वो साइंस और आर्ट के क्षेत्र में क्या हो, अच्छा हो, साइंस या आर्ट दोनों में से एक, दोनों में हो तो और अच्छी बात है, ठीक। 5वां टाइप क्या था? अर्जित भूमि, यानी कि जिस लैंड पर, जिस भूमि पर भारत ने कब्जा किया है या फिर वो खुद से अपनी मर्जी से शामिल हुआ है, तो उसमें रहने वाले जितने लोग हैं उन सबको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बात क्लियर? अब ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सिटीजनशिप एक्ट पढ़ लिया हमने, यानी कि नागरिकता हमारी कंप्लीटली खत्म। अब हम देखते हैं कुछ जो अलग सा टर्म्स है, जैसे कि NRI किसे कहते हैं? NRI,
NRI, नेशनल रेजिडेंशियल इंडिया, नेशनल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, NRI। ठीक है, NRI को हम उसे कहेंगे जो भारत से बाहर 6 महीने से ज़्यादा रहा हो, उसे हम NRI कह देंगे। ऐसे नहीं कि एक आध महीने का मैं तो NRI बन गया, नहीं, NRI हम उसे कहेंगे जो भारत से बाहर किसी और देश में 6 महीने से ज़्यादा रहा हो। कितने महीने से ज़्यादा? 6 महीने से, 6 महीने से ज़्यादा रहा हो, उसको हम NRI कहते हैं। ठीक, अब NRI डे, सबसे बड़े NRI हमारे कौन है इंडिया के? गांधी जी। भाई इतने टाइम तक वो साउथ अफ्रीका रह कर आए थे, गांधी जी का इतना अच्छा वेलकम किया था, हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, उसमें हिस्ट्री में देखना गांधी जी के बारे में बिल्कुल फुल डिटेल से पढ़ाया बताया। तो गांधी जी भारत कब आए थे? गांधी जी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को 9 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? NRI डे बनाते हैं, NRI डे। गांधी जी के साउथ अफ्रीका से भारत आने की खुशी में। तो सबसे अच्छे, सबसे कहते हैं ना वैल्यूएबल, सबसे वैल्यूएबल NRI तो वही थे। ठीक, हमें आज़ाद कराया उन्होंने, इतना सब किया, सेक्रीफाइस अपने भी हर तरह से इंडिया के लिए। ठीक है, तो 9 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? NRI डे बनाया जाता है। ठीक, NRI समझ आ गया। एक होता है जो हम सिटीजन हम पढ़े, देखो एक तो पासपोर्ट होता है, एक वीज़ा होता है, पासपोर्ट और वीज़ा, पासपोर्ट और एक होता है वीज़ा। ठीक है, इनमें क्या फ़र्क है? पासपोर्ट और वीज़ा, मैंने वीज़ा का कार्ड वाले तो लिख दिया। पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट वो होता है, देखो हमारे जो पासपोर्ट है, हमारे पासपोर्ट की गारंटी कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। पासपोर्ट की गारंटी कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। यानी कि हमारे पासपोर्ट पर राष्ट्रपति के साइन होते हैं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति हमारी गारंटी ले रहा है कि ये भारत का इंसान है और ये वहाँ जा रहा है। यानी कि पासपोर्ट से हम क्या करते हैं? भारत से बाहर जाने की अनुमति लेते हैं, यानी कि परमिशन। ठीक है, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये है आप भारत से बाहर जाना चाहते हो, तो आप अपने देश से परमिशन ले रहे हो कि हम भारत से बाहर जाना चाहते हैं। तो पासपोर्ट की गारंटी कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। तो इसका मतलब है पासपोर्ट की गारंटी राष्ट्रपति का लेना, कि राष्ट्रपति कहेगा कि ये जो है, ये इंसान, ये बंदा भारत का है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ये भारत का नागरिक है और ये, ठीक है ना, यानी कि इसको भारत से बाहर जाना है। दूसरा क्या है? वीज़ा। अब वीज़ा क्या होता है? वीज़ा है जिस देश में आप जा रहे हो, है ना, जैसे कहते हैं ना अमेरिका का वीज़ा लग गया, है ना, जापान का, इन सब का। तो वीज़ा क्या है? जिस देश में आप जा रहे हो उस देश से अनुमति लेना, उस देश से परमिशन लेना कि हम तुम्हारे देश में आ रहे हैं। तो वो परमिशन देता है कुछ टाइम के लिए। सपोज किसी ने 1 महीने का वीज़ा है, किसी का 2 महीने का वीज़ा है, तो यानी कि जितनी परमिशन आपको मिली है उनके देश में रहने की, आप उससे ज़्यादा नहीं रह सकते, वरना वहाँ से आपको जेल में डाल देंगे। ऐसे तो होता है, मैंने मूवी में भी देखा होगा। तो वीज़ा क्या है? जिस देश में जा रहे हो जाना है, उस देश से क्या लेना? अनुमति लेना। उस देश से अनुमति लेने को हम क्या कहते हैं? वीज़ा कहते हैं। बात क्लियर? अब देखो पासपोर्ट की, हमारे सबकी पासपोर्ट की गारंटी कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। तो राष्ट्रपति की पासपोर्ट की गारंटी कौन लेता होगा? राष्ट्रपति के पासपोर्ट की गारंटी कौन लेने वाला है? तो राष्ट्रपति का पासपोर्ट ही नहीं होता। राष्ट्रपति जब जाएंगे बिना पासपोर्ट के जाते हैं, क्योंकि जब वो पूरे देश के पासपोर्ट की गारंटी ले रहे हैं तो उनके की गारंटी कौन लेगा? भाई उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। भारत का प्रथम नागरिक किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है ना, फर्स्ट सिटीजन। तो उनकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, इसलिए उनका पासपोर्ट ही नहीं होता। ठीक है, जब राष्ट्रपति होते हैं वो, तो उस टाइम पर बिना पासपोर्ट के भारत से बाहर जा सकते हैं। क्लियर? तो पासपोर्ट, वीज़ा, और एक होती, देखो एक है ओवरसीज नागरिकता, ओवरसीज सिटीजनशिप, ओवरसीज सिटीजनशिप। ओवरसीज सिटीजनशिप क्या है? ओवरसीज नागरिकता किसे कहते हैं?
देखो अभी आपको पता है कि अगर कोई इंसान भारत के बाहर किसी देश में रह रहा है तो उसकी नागरिकता ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है, जब तक कि वो उस देश की नागरिकता नहीं ले लेता। और सपोज़ करो अगर उसने उस देश की नागरिकता ले ली, तो भारत की ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत बहुत क्या मतलब इतने पब्लिक है, जैसे कनाडा में है, अमेरिका में है, सऊदी अरेबिया में है, तो लोग पता नहीं कब से वहाँ पर रह रहे हैं। अभी बताओ जब वो लोग बहुत टाइम से, सपोज़ वो 10 साल 20 साल से वो दूसरी कंट्री में ही रह रहे हैं, है ना, तो उन्हें इंडिया की नागरिकता कुछ फ़ायदा है? भाई कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। उन्हें यहाँ के आधार कार्ड, यहाँ के पैन कार्ड, क्या मतलब उन्हें इन सब चीज़ों से क्या उन्हें बेनिफिट होगा? लेकिन जहाँ वो रह रहे हैं, चाहे जिस कंट्री में वो रह रहे हैं, सपोज़ कोई अमेरिका में रह रहा है, ठीक है, तो अमेरिका में क्या होता है, अगर कोई अमेरिका में रह रहा है तो सपोज़ वो 20 साल से अमेरिका में रह रहा है, 20 साल से, है ना, वो 20 साल से अमेरिका रह रहा है, तो इंडिया तो कभी कभी आते हैं, कभी इत्तेफाक आ गए, और फिर तो जब बहुत लंबा टाइम हो तो आने ही बंद कर देते हैं, है ना, वहीं जाके बस गए। तो अगर वो 20 साल तक भारत की नागरिकता अपने पास रखे, उससे कोई फ़र्क नहीं, उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। और अमेरिका की नागरिकता ना लेने से उसे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है भाई, बिल्कुल होता। अगर वो वहाँ पे जॉब करते हैं ना, तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका के सभी कंट्री तो PPP, पावर पैरिटी, क्या मैंने इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया था, तो PPP के तहत आपको क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। यानी कि अगर किसी देश की PPP 10 है ना, और अमेरिका की PPP कितनी 100, तो अगर इंडिया का नागरिक है और अमेरिका जाकर काम कर रहा है तो उसको सैलरी 10 के हिसाब से मिलेगी, ना कि 100 के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि ये रेशो में होता है, जिस कंट्री के आपको PPP निकालनी है तो भारत की तो नीचे रखो, है ना, और उस कंट्री का रखो ऊपर, तो रेशो निकल जाएगा। तो 1:20 के आसपास आता है अमेरिका का और भारत का। यानी कि अमेरिका की नागरिकता जिसके पास है उसको 20 गुना ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर वो भारतीय कोई वहाँ पर जाकर काम भी करेगा ना तो उसको सैलरी हमारे यहाँ के हिसाब से मिलेगी, ठीक। तो सोचो वहाँ की नागरिकता ना लेने से इसको बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो मैक्सिमम क्या होते हैं वो उस देश की नागरिकता ले ही लेते हैं, ठीक। अब इसमें हमें क्या फ़ायदा है, हमें तो कोई फ़ायदा है नहीं भाई, थोड़ा बहुत जो पैसे वैसे भेजता था, नागरिकता उसकी ख़त्म होगी, अब उसकी नागरिकता भी ख़त्म हो गई। अब वो भारत आएगा तो उसे वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी, है ना भाई। हमारे जो हम क्या हैं, अपने देश के नागरिक हैं, अगर हमें किसी देश से वापस अपने भारत में आना है तो हमें क्या वीज़े की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ के सिटीजन हैं। तो जब उसकी नागरिकता भारत की है नहीं तो भारत आने की उसे वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो ऐसे इतने सारे लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई, है ना, भारतीय मूल के हैं, ऐसे जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अब उन्हें टाइम तो मिलता नहीं भारत में आने का, और वो इतने ज़्यादा हैं, अमीर और इतने बड़े हैं कि अगर वो अपने थोड़ा सा कुछ % भी भारत को दे देना तो भारत की बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएँ, बहुत सारी चीज़ों का उद्धार हो जाए, ठीक है ना, भारत की GDP बढ़ जाए। तो फिर क्या होगा, उन्हें वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, फिर वो वैसे नहीं आएंगे, वीज़ा बनाओ ये बनाओ। तो उन लोगों के लिए, यानी कि जो अच्छे लोग हैं उनके लिए ओवरसीज़ नागरिकता का प्रावधान है। यानी कि ओवरसीज़ नागरिकता का मतलब ये है कि उन्हें भारत में आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वो बिना वीज़ा के आ सकते हैं। यानी कि जो पहले क्या हैं, भारत के नागरिक, भारतीय मूल के हैं, लेकिन किसी और देश की उन्होंने नागरिकता ले ली है, और वो भी सभी नहीं, उसमें भी सभी काउंट नहीं होते। जिनको ओवरसीज़ नागरिकता दी जाएगी सिर्फ उनको ओवरसीज़ नागरिकता उन्हें दी जाएगी जो अच्छे लोग होते हैं ना, बिल्कुल क्रीमी लेयर के लोग हैं, जो भारत से बाहर रह रहे हैं, है ना, जिनके आने से कुछ अच्छा होगा भारत में, ठीक। सपोज कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो यहाँ पर कोई, अगर उसे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बिना वीज़ा के आ जाएगा तो उसे आने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। ऐसे ही आ जाएगा जब उसका मन करे, और आके यहाँ पे देखा भाई यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है, चलो तो यहाँ पे एक फैक्ट्री लगा लेते हैं, तो कितना फ़ायदा होगा इंडिया को। तो ऐसे लोगों के लिए ना ओवरसीज़ नागरिकता का प्रावधान है। ओवरसीज़ नागरिकता का मतलब ये है कि भारत में आने के लिए उन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वीज़ा मतलब कि भारत से ले गई परमिशन, तो परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी आ जा सकते हैं, ठीक। लेकिन वो नागरिक नहीं है भारत के, तो भारत में वो वोटिंग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? वोटिंग नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते भारत में, क्योंकि भारत के नागरिक तो है नहीं ओरिजिनल। समझ गए? ये क्या होती है ओवरसीज़ नागरिकता। क्लियर? तो सिटीजनशिप से रिलेटेड आपको मैंने सब समझा दिया। तो हमारा भाग 1 और भाग 2 हो गया
कल से हम शुरू करेंगे क्या, भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आई थिंक ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मुझे अजीब लग रहा है। ठीक है, ब्लैक ही ठीक है। ठीक है।